बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में एक इंतहाई अजीब वाक़या पेश आया और इसे अगर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमजा शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि बताएं कि आपके अकाउंट के अंदर अरबों रुपया जमा करवाया गया, ये किसने जमा करवाया, क्यों जमा करवाया? हमजा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हैं। यानी ये जुमला उनका किसी अजूबे से कम नहीं है। ये वो खानदान है जो बात करता है लाहौर को पेरिस बनाने की। ये वो खानदान है जो बार बार कहता है कि हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये वो खानदान है जो मुल्क से भागा हुआ है लेकिन दम खम पाकिस्तान का भरता है। ये वो खानदान है जिसने अरबों रुपए की करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन इसके बावजूद जो सबूत है जब उनके सामने रखे जाते हैं तो उसे मानने से इनकार कर दिया जाता है। हमजा शहबाज शरीफ बारहा ये दावा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो पंजाब में तब्दीली चाहते हैं। उस्मान बुज़दार की जैसी भी हुकूमत है उसे गिराने की बारहा ये कोशिश लॉबिंग करते हुए नजर आए और शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार ये कहते हुए नजर आए कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और तमाम सूबों में हमारी प्रेजेंस मौजूद है और हमसे बेहतर पाकिस्तान को आगे कोई नहीं लेकर जा सकता। और इनकी जो नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं मरियम सफदर साहिबा, वो भी ये कहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में हर जगह बसता है, रहता है, दिलों में रहता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान से भागा हुआ है। आज अदालतों ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है और नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है और अब उनकी अपीलों की जो अहमियत है वो भी सिफर हो गई, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि सरेंडर करेंगे जनाब तो हम आपकी बात को सुनेंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान के सियासतदानों के, जो मुल्क को आगे ले जाने की तो बात करते हैं लेकिन उनके अपने अकाउंट्स के अंदर क्या हो रहा है उन्हें ये मालूम नहीं है। उनका कौन सा मुलाजिम उनके अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाता है उन्हें ये मालूम नहीं है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मेरे अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर दे और मैं चुप करके बैठ जाऊं कि ठीक है जनाब, पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में, आता जाए और मुझे क्या लगे जहां से भी आ रहा है। और ये कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की बात नहीं है, बल्कि अरबों रुपए की बात है, अरबों करोड़ों रुपयों की बात है जिसका हवाला आज दिया गया। व्यूअर्स, ये हकीकत है पाकिस्तान के सियासतदानों की, जिन्हें अपने अकाउंट का नहीं मालूम वो पाकिस्तान को आगे क्या लेकर जाएंगे, वो पाकिस्तान के अवाम की कैसे तर्जुमानी करेंगे। ये सियासतदानों जिनके अपने जो इनकी जो एफिलिएशंस हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, जो इनकी जो बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि कुर्बतें हैं टारगेट किलर्स के साथ और जो भत्ता लेते हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अलमिया है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कुछ हमजा शहबाज ने जिस किस्म का स्टेटमेंट दिया कि अरबों रुपए आते रहे, मुझे मालूम नहीं है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब की अदालत ने जो फैसला दिया, अपीलें मुस्तरद हुई हैं, काबिल समाअत नहीं है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का FATF बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। इंडिया क्या कर रहा है और FATF के कवानीन जिसमें पाकिस्तान ने सारे पूरे कर दिए, सिर्फ एक रह गया और वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये किस तरह सियासतदानों के साथ जुड़ा हुआ है, तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद कुरैशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुसूसी नशिस्त हमने आज उनके साथ रखी है और इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो हम उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके देखने। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, खबरों पे आपकी नजर होगी। हमजा शहबाज से जब पूछा जाता है कि ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में कैसे आया, तो वो कहता है जनाब मुझे नहीं पता, जिन्होंने डाला आप उनसे पूछें। अरबों रुपए आ रहा है, ये हम कोई 5 रुपए की बात नहीं कर रहे, अरबों रुपए की बात कर रहे हैं जो उसके अकाउंट में आता है। और हमजा शहबाज शरीफ साहब खामोश हो जाते हैं। इनको लगता ये था कि शायद ये कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे और जब आएगा तो देखा जाएगा। उस वक्त तक शायद एक गवर्नमेंट भी गुजर जाए, दूसरी भी गुजर जाए और तीसरी की ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या यही तरीकाकार होता है, तरीका वारदात यही होता है कि आप लूट लें और बाद में फिर देखा जाएगा? क्योंकि हमारा अदालती निजाम बहुत ही कमजोर है, जिसका जिक्र जो है वो अब तो FATF में भी होने लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो जजों की ट्रेनिंग है वो करवाई जाए
वकला के पास वो एक्यूमेन मौजूद नहीं है, अदालतों के पास इतनी वो ट्रेनिंग नहीं है कि वो फैसले कर सकें ऐसे केसेस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ना, उनमें जो एविडेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अक्यूज्ड के ऊपर होती है, प्रोसिक्यूशन पे नहीं होती। अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो जब मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला था तो उसमें मैंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था। पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि आप अपने बैंक अकाउंट में होने वाली एक्टिविटी के जिम्मेदार होते हैं। आपके बैंक के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, आप उसकी हर एक्टिविटी के ज़िम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं चूँकि सियासतदान हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि कौन मेरे बैंक में पैसे डाल रहा है और कौन पैसे निकाल रहा है। दिस एक्सक्यूज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो तमाम जो आपने जो बैंकिंग कोर्ट्स की बात की या जो एफएटीएफ की बात की, तो जो जो पाकिस्तान के अंदर जो जैसे जस्टिस फायज ईसा का जो केस है, वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि जिसमें एफबीआर ने सारी एविडेंस इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस एविडेंस को ये कह के रद्द कर दिया कि जी हम इसको नहीं मानते और आप भी इसको पेश नहीं कर सकते हमारे सामने। हालांकि तमाम फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो जिसका अकाउंट हो, जिसका बिजनेस हो, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो एफबीआर के पास तमाम पाकिस्तान के लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, उनके पास उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टी एसेट्स की तमाम चीजें। मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूं कि शौकत अजीज साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो मेरी उनसे, मैं ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ गया पाकिस्तान, तो मैंने उनसे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने आज सुबह जंग अखबार पढ़ा और इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टीज के जो रेट्स थे, कितने कितने करोड़ की वो प्रॉपर्टियां लगी हुई हैं प्राइव फरोख्त, लेकिन आपकी जो जो आपकी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें वो नजर नहीं आ रहे। यानी अगर मैंने देखना हो कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, प्रॉपर्टी किस भाव बिक रही है, तो मैं कोई भी अखबार उठा के वो तमाम जो डीएचए में या मुख्तलिफ जगहों पे जो मकान बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, प्लाट बिक रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हो सकता है कि वहां पे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब आपके सवाल की तरफ कि जजेस की ट्रेनिंग, पाकिस्तान में फ्रॉड का जो कानून है वो मौजूद है ऑलरेडी, एक धोखाधड़ी का जो कानून है वो ऑलरेडी मौजूद है, जो नैब का जो लॉ है वो ऑलरेडी मौजूद है। हो ये रहा है कि जरदारी साहब ने एविडेंस गायब करवा दी, नैब ने अदालत में जाके कहा कि हमारे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो फोटोकॉपीज है। अदालत ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हम इसको सजा कैसे दे सकते हैं। अब वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रॉडशीट कमीशन की इन्वेस्टिगेशन में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गए हैं उनको नैब के बेसमेंट में से। तो जो इश्यू है वो जो है वो कैपेसिटी का नहीं है, वो इश्यू है खयानत का, जिसको हम तुर्की जुबान में कहते हैं खयानत। कि जो आप ट्रेचरी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने ऊपर से, कि जो तमाम एविडेंस मौजूद है और यहाँ पे वाजिद शमसुल हसन वो तमाम वकील से एविडेंस लेके गायब हो जाता है वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इशू ना जज की कैपेसिटी का है, ना वकील की कैपेसिटी का है, उसके टैलेंट का है। वो जो पूरा सिस्टम आपने डिजाइन किया हुआ है, यानी जरदारी साहब ने कुछ 550 के करीब एडजर्नमेंट मोशंस ली थी जब इनका पिछला केस चल रहा था, और फिर इनका जो केस कोर्ट ने बाहर फेंका वो मेरिट पे नहीं फेंका था बाहर, जी हम इसको क्विट कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस फाउंड। यही हाल हुदैबिया पेपर मिल में भी हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने शरीफ फैमिली को इस वजह से बरी नहीं किया था उस केस में से कि देयर वाज नो एविडेंस देयर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो हुदैबिया पेपर मिल में गैगिंग ऑर्डर लगाए मीडिया के लिए, वो कोई मेरिट पे नहीं लगाए थे। वो दुनिया का कोई जज अपने फैसले के ऊपर गैगिंग ऑर्डर नहीं लगा सकता, लेकिन वो चूंकि हुदैबिया पेपर मिल का फैसला मेरिट पे नहीं हुआ था, तो एफएटीएफ को शायद इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने, या इनको बताया नहीं कि हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो जज हैं वो कितने करप्ट हैं, हमारे जो जज हैं वो बेंट हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं, यानी जो बार काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल्स का क्या काम है कि वो जजों के हक में पिटिशंस देती फिरे। बार काउंसिल्स का काम होता है एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ देयर लॉयर्स, कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविटी हो, ये उनका काम होता है बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का। उनका ये काम नहीं होता कि वो सियासतदानों के मुकदमे लड़ते फिर, और या वो बाद में उनसे कोई सेनेट की सीट ले ले या कोई जज बन जाए बाद में। ये इस तरह का जुडिशरी के का ये रोल नहीं होता है। तो हमें
जो पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें भी इनको सजाएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो महीनों महीनों की एडजस्टमेंट्स मांगते हैं उसकी वजह से, यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी केस जो था 450 से ज्यादा एडजस्टमेंट मोशन हुई, जो अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो हमारे वकील हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर, कि वो जो अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स मांगते हैं जजों से जाके और फिर उसको कहते हैं जी हार्डशिप बेसिस पे हमारा केस, हमारा क्लाइंट इतनी देर से अंदर है, आप उसको जमानत दे, जैसे ये आज ख्वाजा आसिफ की जमानत हुई है। तो ख्वाजा आसिफ की जमानत, उसमें हार्डशिप क्या थी, वॉज इन जेल ही थी, और उसकी जब या खुर्शीद शाह है, तो उस अगर वो बंदा अंदर है तो वो उस वजह से अंदर नहीं है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। या ये जो जरदारी साहब ने जब कानून चेंज किया पाकिस्तान में आके कि अगर आप 2 साल से ज्यादा अंदर रहें और आपका ट्रायल चल रहा हो तो आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगी। ये काम जो था ये पहले नहीं था ये कानून, ये जरदारी, इसी वजह से वकील जो है वो केसेस को जानबूझ के लटकाते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि जी हमारे यानी ये राणा सनाउल्लाह का जो ड्रग्स का केस है ये 1.5 साल हो गया, इसमें उन्होंने कन्विक्ट यानी कोर्ट में वो चार्ज ही नहीं होने दिया फ्रेम अदालत के अंदर, वो एक इंटरम बेल पे ही लगा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एफएटीएफ क्या, दुनिया का कोई भी जुडिशरी का जज आ जाएगा वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि कहाँ 14-14, 16-16 महीने वो फ्रेम ही नहीं चार्ज होने दे, कभी कोई बहाना लगा देते हैं, कभी कोई बहाना लगा। आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर ये शहबाज शरीफ साहब हाईकोर्ट में जा रहे थे कि जी इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, और दूसरी तरफ अदालत में जाकर कहते हैं कि जनाब कोई लंबी तारीख दे दें हमें, लंबी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लंबी तारीखों का पहले ये खेल खेला जाता है, और आवाम के सामने जब पंडाल में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखें जी हमें बगैर किसी सबूतों की अदालत के अंदर रखा गया, जेल में रखा गया। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ये लंदन से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है। अब तो अदालत ने भी उनकी जो अपीलें थी उन्हें काबिल समाअत जो है वो नहीं होने दिया, और कहा कि आप मफरूर हैं, जब तक आप अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों की रहनुमाई करें। अब नवाज शरीफ अदालत ने जब होम ऑफिस के सामने ये जाएंगे एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि आपका एग्जिट करना बहुत जरूरी था 6 महीने के बाद, और ये एग्जिट नहीं कर रहे थे, बीमारी का रीजन बना के यहीं पे रह रहे थे। अब पोजीशन चेंज हो गई है डॉक्टर साहब। पोजीशन इसलिए चेंज हो गई है कि अदालत ने कह दिया कि तुम भागे हुए हो, तुम जब तक आगे सरेंडर नहीं करोगे हम तुम्हारी अपील नहीं सुनेंगे। पहले तो ये अपील ली जा सकती थी कि जनाब इनका केस चल रहा है, अदालत में चल रहा है, और उसके ऊपर मीनवाइल ये बीमार हैं इसलिए यहाँ पर। अब तो बाकायदा एक स्टांस लिया जा सकता है। आपको लगता है कि होम ऑफिस ये बात सुनेगा, या फिर वही कुछ होगा, बेटे वाला रूट इस्तेमाल किया जाएगा, फैमिली वाला रूट इस्तेमाल किया जाएगा, और नवाज शरीफ साहब अब शायद पाकिस्तान कभी ना जाए? देखिए, बात यह है कि जो फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जो मियाँ साहब का जो स्टेटस है, जो ये बीमारी का बहाना बना के लेकर, आज मैं सुन रहा था कि टीवी प्रोग्राम में कोई साहब बात कर रहे थे कि मियाँ साहब की वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई और फिर कोविड हो गया। ये मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, वहाँ पे सर्जरीज भी हो रही हैं, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज चल रही है। डॉक्टर साहब कई महीनों से, आज की नहीं कई महीनों से हो रही हैं। तो इनको असल में बात यह है कि जो ये झूठ चीज ये है कि एक दे आर डिसऑनेस्ट। अब डिसऑनेस्टी की और झूठ बोलने की और विद नो अकाउंटेबिलिटी झूठ बोलने की, यानी जो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी इनसे सवाल नहीं करता कि जनाब बर्तानिया में बाकी लोगों के ऑपरेशन चल रहे हैं, हॉस्पिटल में लोगों के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, गायनीज और सब खुली हुई, लेकिन उन्होंने भी प्रिकॉशंस खोले हुए हैं। तो अगर मियाँ साहब की सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस होती तो वो उनको फौरी तौर पे बुला के उनका ऑपरेशन कर देते। मेरे एक बड़े करीबी अजीज का भी पिछले हफ्ते एक हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने कहा जी जो विजिटर्स हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन हमें ये सर्जरी करनी है तो वी विल डू इट। अब मियाँ साहब की सिचुएशन ये है कि ये हर चीज को स्पिन करने की कोशिश करते हैं और झूठ बोलते हैं उसके। यानी अगर आपकी डॉक्टर के साथ एक रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो आजकल तमाम जीपीज और तमाम डॉक्टर्स वीडियो कॉल्स पे आपकी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम सर्जरी भी ना आओ तो हम तुमसे वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, तुम हमें आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड भी जो है ना जीपी की जो ऐप है आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो जो यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि आपको हर वक्त डॉक्टर साहब को दिखाना, या कोई डंगर डॉक्टर वाला मामला नहीं है कि जो जानवर आपको वहां पे
लेके जाना पड़ेगा वेटरनरी डॉक्टर के पास, तो फिर ही वो आपका इलाज है, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता। दिस इज नॉट द सिचुएशन विद अ नॉर्मल पेशेंट। नॉर्मल पेशेंट कैन स्पीक, ही कैन वो अपनी जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो बता सकता है। यहाँ पे नॉन इमरजेंसी नंबर 111 मौजूद है, आपको पता है कि आप उस पे फोन करें, वहां पे एक डॉक्टर बैठा होता है, वो आपकी पूरी बात सुनता है। अगर उसको लगे कि आपकी सिचुएशन कंडीशन सीरियस है, वो खुद एम्बुलेंस आपके घर पे to pick you up and take you to the hospital. And by the time आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपका तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो वहां मुंतकिल हो चुका होता है। लेकिन इन्होंने जो किया, जब मियां साहब की जब वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो इन्होंने जो हरकत की वहां पे, ये तो पुलिस ऑफेंस था। यानी जब एक डेड बॉडी हो जाती है, जब कोई फौत हो जाता है, तो आपको फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, एंड द बॉडी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। द कॉर्नर ओन्स द बॉडी। इन्होंने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। जो कॉर्नर है, जब तक वो अपनी क्लियरेंस नहीं देगा कि जी ये जो डेथ हुई है, और अगर घर पे डेथ हुई हो, तो वो ज्यादा उसको सस्पिशियस डेथ कंसिडर करते हैं बनिस्बत एक हॉस्पिटल में कोई बंदा बीमार हो और फौत हो गया हो। कॉर्नर उसको फौरी रिलीज कर देते हैं बॉडी। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी जो है ना, अपनी मर्जी का डॉक्टर कहीं से प्राइवेट डॉक्टर पकड़ के ले आए, और फिर इन्होंने वहां पे भी इस तरह की। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरी स्टोरी को किल कर दिया। सर तो जो सिचुएशन है कि जी, पाकिस्तानी मीडिया की तो डॉक्टर साहब हम क्या बात करें, वो तो खैर बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पेड हैं और उनका मकसद ये है कि उस एजेंडे को लेकर चलें। डॉक्टर साहब, आपकी एक स्पीच मेरे सामने मैंने देखी भी, और मैं चाहूंगा पहले हम वो अपने सुनने वालों को वो दिखा भी दें। आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सवाल भी किया। वो ममालिक एफएटीएफ से रिलेटेड जो टैक्स हेवन समझी जाती हैं, उनको आप क्यों नहीं खत्म करते? आपका सारा जोर पाकिस्तान पे चलता है एफएटीएफ के हवाले से, और ये जो क्योंकि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि उसके तराजू में हम ये सुन लें और फिर आपसे इस पर टेक भी ले लें। In terms of the FATF, which is the Financial Anti-Terrorism Task Force, how is it possible for any country to be charged with money laundering when these banks in Switzerland and in other countries are behaving badly and doing illegal practices? That's a question to the panel. Thank you. जब आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है, आपने टैक्स हेवंस बना दी, सब कुछ कर दिया इन लोगों के लिए। ये जो खानदान पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानों की शक्ल में मुसल्लत हो गए, इनके लिए टैक्स हेवंस हैं जहां से पैसे को आगे पीछे किया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान क्या करेगा सर? पाकिस्तान के ऊपर ये पीछे पड़ जाते हैं एफएटीएफ, और इंडिया जो है वो चढ़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि सर ये निजाम तो इंटरनेशनली सारा खराब है। देखिए, मामला ये है कि जो स्विस बैंक्स हैं, वो लोगों का पैसा रखने के लिए 2% चार्ज करते हैं, और उसके बाद वो 4% पे कमर्शियल लोन दे देते हैं दूसरे मुल्कों को या दूसरे बैंकों को मिलता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये तो स्विस बैंक्स की सिचुएशन रही। और 2015 या 16 में शायद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी में जर्मनी के अंदर, जिसमें स्विट्जरलैंड ने कहा था कि हमें 1 साल चाहिए अपनी बैंकिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने इस दौरान में अपने तमाम लोगों का पैसा उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। अभी सिचुएशन ये है कि हर साल 3 ट्रिलियन के करीब पैसा जो है ना, वो नॉर्थ टू साउथ यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, एड्स और लोन्स और इन सारी चीजों के सिलसिले में। और ये टीआरटी के फिगर्स हैं, और 5 ट्रिलियन के करीब जो है ना, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है पैसा। तो ये यानी आप पाकिस्तान में या इंडिया में या जितने डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां से हर साल तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब पैसा जो है वो मूव होके इन टैक्स फ्री सेफ हेवंस में आ रहा है, जिसमें पनामा है, बहामास है, जर्सी आइलैंड है। मैंने ये सवाल किया था उसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे पुर्तगाल के एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे बाद में आके कहा कि डॉक्टर ऋषि, ये जो टैक्स फ्री सेफ हेवंस है, ये दे आर वेरी ब्रिटिश थिंग, यानी यूरोपियन यूनियन में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मेरा जाती ख्याल है, और बहुत सारे और एनालिस्टों का भी ख्याल है, कि जो बरतानिया ने जो ब्रेग्जिट किया है, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यूरोपियन कमीशन ने बरतानिया को ये कहा था कि ये टैक्स फ्री सेफ हेवंस बंद करें, अपना जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, ये जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के जो लॉज हैं उनको ठीक करें। और इस पे यूरोपियन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो जो टैक्स फ्री सेफ हेवंस है, उनका डायरेक्टली ब्रिटिश स्टेट और ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा क्लोज ताल्लुक है, चैनल 4 की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक।
तो ब्रिटानिया ने फौरी तौर पे जो है ना वो ब्रेक्सिट कॉल किया और रेफरेंडम करा दिया बगैर कोई होमवर्क किए, जो हम 5 साल से अभी तक भुगत रहे हैं सारी सिचुएशन। तो इस ब्रेक्सिट के पीछे भी यही एक नॉन ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम है कि सेंसबरी हो, टेस्को हो, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर जो है वो उन टैक्स फ्री सेफ हेवन्स में खोले हुए हैं और वो बर्तानिया में पूरा टैक्स नहीं पे करते, जबकि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के जो लोग हैं, वो जब पैसा अपना मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये इमरान खान साहब को, और मैं पहला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ जिसने इसको इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया था कि बैंक्स आर नॉन स्टेट एक्टर्स और प्लेइंग मेजर रोल इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और ये जो आर्म स्मगलिंग होती है, ये दुनिया की जितनी भी इलीगल एक्टिविटी है उसके अंदर स्मगलिंग है या और तरह की जो ड्रग्स डीलिंग है, उसमें बैंक्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो जब तक आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान उसको यूएन में नहीं उठाएगा या और मुल्क उसको यूएन में नहीं उठाएंगे, आप एफएटीएफ की, जिस मेरी जाती राय में एफएटीएफ की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है। लेकिन आप अपने जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के जो करता धरता लोग हैं, वो स्मॉल प्रिंट पढ़े बगैर मुआहदा साइन कर देते हैं कि जी बाद में देखी जाएगी, बाद में आने वालों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। यही मामला हमारा सेंटो के साथ हुआ, सीटो के साथ हुआ। आपने बगैर स्मॉल प्रिंट किए आपने मुआहदे साइन किए और वो मुआहदे थे जो पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग साबित हुए। जब आप एफएटीएफ में गए थे, आपको उस वक्त उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करनी चाहिए थी कि जनाब हमारा जो पैसा यहाँ से ड्रेन हो रहा है वो आपके बैंकों में जा रहा है, ये उसकी मनी ट्रेल है, ये उसकी एविडेंस है, आप हमें बताएं कि आप हमारा वो पैसा हमें कैसे वापस ला दें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, यानी जहाँ पे पैसा पार्क हो रहा है, जहाँ पे पैसा पार्क हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए पाकिस्तान में ये खबर मैंने फाइल की थी कि जब ये जीएचक्यू के अंदर पाकिस्तान में बिजनेस लीडर्स को बुलाया गया है, पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तमाम दिन पूरे बिजनेस लीडर्स जो है वो शिकायतें लगाते रहे एफबीआर की, नैब की। आखिर में जब 4 बजे तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें चाइना से डॉक्यूमेंट्स मसूल हुए हैं और चाइना ने हमें ये बताया है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है 2019-2020 में वो $12 बिलियन के करीब हुई है, जो ट्रेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन आपने जो एफबीआर में रसीदें जमा कराई हैं वो $6 बिलियन की जमा कराई हैं, तो जो बाकी $6 बिलियन है वो किधर गया? तो उस पे तमाम पूरा का पूरा हॉल जो था वो खामोश हो गया। अब ये खबर हमने शाया की थी लंदन पोस्ट में भी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में से कितने-कितने बड़े चौधारी सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं सवाल किया उन बिज़नेसमैनों से, उन बड़े-बड़े जो सब्सिडी ये लेते हैं। पाकिस्तान में बिज़नेसमैन होना और कॉन मैन होने में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिकली साबित कर सकता हूँ कि पिछले 20 साल में जितना बिज़नेस हुआ है और जितनी सब्सिडी ली गई है, बिजली के नाम पे, शुगर वालों के नाम पे, ये बिज़नेस नहीं कर रहे, ये स्कैमर्स हैं बेसिकली, दे आर नॉट बिज़नेसमैन। बिज़नेसमैन जो है वो अब 6 बिलियन, यानी वो जो डॉक्यूमेंट चाइना से आए, आपने 6 बिलियन की रसीदें जमा कराई, तो जो 6 बिलियन आपको मिला, आपने जो उनकी जो एक्सपोर्ट की पाकिस्तान से, आपने उसकी पेमेंट कहाँ ली? आपने उसकी पेमेंट दुबई में ली, आपने उसकी पेमेंट लंदन में ली, आपने उसकी पेमेंट न्यूयॉर्क में ली उन कंपनियों से। इस वजह से पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों पे और यूएई जैसे मुल्कों के सामने जाके हाथ फैलाने पड़ते हैं, मुल्क बदनाम होता है। मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर एक और नशिस्त रखेंगे और ये बहुत ही वसी टॉपिक है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने मजीद कल भी बात करनी है डॉक्टर साहब। तो अब आपने मेरा ख्याल है कि 1-2 नशिस्तें हमारे साथ और भी करनी है ताकि ये जो एफएटीएफ के कल वहां से कोई नतीजा भी निकलेगा तो फिर हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे। वीर जी, हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, कल हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे और ये जो एफएटीएफ वाला मामला है इसको हम दोबारा उठाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।